तो एटॉमिक मॉडल टॉपिक है हमारा। इस टॉपिक का मतलब ये है कि इसमें पूरी तरीके से ये बताया जाएगा कि एटम की अंदर की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ये तो ठीक है कि एटम में 3 पार्टिकल होते हैं, ये तो सबको पता चल गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लेकिन अब कुछ साइंटिस्ट हैं जो बताएंगे कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो ऐसे ही इधर उधर बिखरे हुए नहीं होते हैं, बल्कि वेल डिजाइन में लगे होते हैं। मेनली चैप्टर में सबसे पहले थॉमसन मॉडल आएगा, यानी थॉमसन बताएगा कि अंदर से एटम कैसा होता है। ये बिल्कुल नाइन्थ जैसा है। फिर रदरफोर्ड का मॉडल आएगा। रदरफोर्ड बताएगा कि अंदर से एटम कैसा है। इंक थोड़ी कम है। फिर आएगा आपका बोर्स मॉडल। और फिर आएगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो ये इंक नहीं है आज। रुको एक मिनट, इसमें तो लग रही है इंक भरी हुई है। अब इसमें ये भी है कि भाई 4 मॉडल क्यों है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही आदमी बता दे। 4 मॉडल इसलिए कि शुरुआत के जो 3 मॉडल हैं, थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर्ड, ये पूरी तरह करेक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी हमें इन्हें पढ़ना है क्योंकि हमें इनसे कुछ जानकारी मिलेगी। क्योंकि ये पूरी तरह गलत भी नहीं है, कुछ चीजें इनकी गलत है और इसे जरा तेजी से खत्म करेंगे। अब जैसे थॉमसन का मॉडल है, तो थॉमसन ने ये कहा कि जो एटम होता है ना, अगर आप उसे बड़ा करके देखें तो वो स्फेयर की तरह दिखता है, ऐसे। यानी एटम अगर बड़ा हो जाए तो वो स्फेयर बन जाता है, ऐसा। ये जैसे आप मान लीजिए कोई तरबूज है। अब अगर मैं इसे अंदर से काट दूं, ऐसे काट दूं चाकू से, तो ये ऐसा दिखेगा। और अब थॉमसन के अकॉर्डिंग आपको अंदर क्या दिखेगा? आपको अंदर इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, धसे हुए, मूव करते हुए नहीं। वो कह रहा है धसे हुए। पता नहीं ये सच कह रहा है या गलत, बस ये कह रहा है। अब हम उसे बात को सुन रहे हैं। और इसमें साथ साथ वो ये बता रहा है कि इसके अंदर, ध्यान से देखना, हर जगह पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज दिखेगा तो नहीं, चार्ज कोई दिखता नहीं है, लेकिन ये अंदर से पूरी तरह पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब ऐसा। और पॉजिटिव चार्ज चारों ओर फैला है। इस शब्द पे ध्यान दो। यहां से तुम्हें ये समझ में आ सकता है कि इस मॉडल में क्या कमी है और रदरफोर्ड के मॉडल में क्या इससे अच्छा है। यहाँ चारों तरफ प्लस चार्ज है। सबसे मेन बात है कि आप इस शब्द को, वर्ड को समझिए। यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज।
एक समान रूप से फैला पॉजिटिव चार्ज, यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ, और इस चार्ज के अंदर क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहां धंसे हुए हैं, प्लस चार्ज ने उन्हें पकड़ रखा है, वो नेगेटिव है ना, ये धंसे हुए हैं इलेक्ट्रॉन। कुछ इस तरीके का मॉडल है। जब लोगों ने पूछा कि थॉमसन से कि भाई ये एटम में दोनों चार्ज हैं तो एटम न्यूट्रल कैसे है, तो थॉमसन ने कहा कि क्योंकि एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर है इसलिए एटम न्यूट्रल है। अब इस मॉडल में कमी क्या है? इस मॉडल में कमी है जो ये बात कही गई है ना कि पॉजिटिव चार्ज चारों ओर फैला है, इस पर शक है साइंटिस्टों को। और एक आदमी है रदरफोर्ड जो ये साबित करेगा कि क्या पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह फैला है या कहीं एक जगह है या ऐसे फैला है। चलिए देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए रदरफोर्ड ने कहा कि अगर पॉजिटिव चार्ज चारों ओर फैला है तो ये अभी साबित हो जाएगा। रदरफोर्ड ने क्या किया, मैसेज आ रहा है इसमें, होमवर्क। रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक गोल्ड की फॉइल ली, यानी गोल्ड लिया, फॉइल, गोल्ड फॉइल। अब ये गोल्ड फॉइल इतनी पतली थी कि हार्डली इसमें 1000 एटम की लेयर होगी, यानी एक के ऊपर एक 1000 एटम रखोगे तो ऐसी फॉइल बनेगी। ये चीजें अब नहीं आती है, ये 9th क्लास की बात है। अब देखो कुल मिलाकर ये मानो कि ये एटम से ही बनी है। अगर ये गोल्ड है तो गोल्ड एक मैटर है और ये एटम से बना है, गोल्ड के एटम। तो अगर कोई भी चीज जो इस पर आकर टकराएगी वो एटम से ही टकराएगी, गोल्ड के। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल लिए। अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियस को कहते हैं, देखना कैसे। हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन। अब अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो बचेगा सिर्फ प्रोटॉन और इस पर 2 प्लस चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकालने से प्लस चार्ज आता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे 1 प्लस आएगा, 2 निकालोगे 2 प्लस। तो हीलियम जो है वो He2 प्लस बन जाएगा। ये अल्फा पार्टिकल है He2 प्लस, इन्हें अल्फा पार्टिकल कहते हैं। दरअसल अल्फा पार्टिकल He2 प्लस ही होते हैं। अब ये मेरे पास एक गन है जो अल्फा पार्टिकल शूट करती है और ये हम लगाएंगे फोटोग्राफिक प्लेट। ये एक ऐसी प्लेट है जस्ट जो मैं बताता हूं क्या करती है। ये फोटोग्राफिक प्लेट ऐसी है कि अगर इस पर कोई चीज टकराती है जैसे पार्टिकल, तो प्लेट उस जगह से ग्लो करती है जहां पार्टिकल टकराते हैं। जैसे कैसे ग्लो करती है, मीनिंग ऐसा है कि जैसे यहाँ कोई चीज टकराएगी तो ऐसे ग्लो करेगी। तो ऐसा हुआ कि जब इस पर अल्फा पार्टिकल शूट किए गए, ये अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं मान लो, तो 99% अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। अब ये ध्यान दो, अल्फा पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि वो He2 प्लस होते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स
अल्फा पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि वो He2+ होते हैं। और दूसरी बात, जब अल्फा पार्टिकल स्पीड से चलते हैं तो उनमें काफी एनर्जी होती है। फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैव कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इन सभी बातों से मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये बिल्कुल सही हुआ कि 99% अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, और निकलना भी चाहिए था, क्योंकि एटम के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था जो अल्फा पार्टिकल्स को रोक लेता। जब अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से होकर गुजरे तो वो गोल्ड के एटम से होकर गुजरे होंगे यहाँ पर, और एटम्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इन्हें रोक सकता। इनमें काफी एनर्जी भी होती है, मगर ये 99% पार्टिकल अगर 100% हो जाए, 100% पार निकल गए, तो थॉमसन्स के मॉडल को माना जा सकता था। मगर जब कुछ पार्टिकल मुड़े तो यहां सवाल ये खड़ा हुआ कि ये पार्टिकल मुड़े क्यों, अल्फा पार्टिकल? क्योंकि पार्टिकल्स का मुड़ना ये दर्शाता है कि वो अंदर किसी ऐसी चीज से टकराए हैं जो चीज अल्फा पार्टिकल से भी हैवी है, और उस टक्कर की वजह से ये पार्टिकल मुड़े हैं। लेकिन बहुत सारे सीधे भी गए हैं। यहां से ये शक पैदा होता है कि एटम के अंदर कुछ तो है जिससे ये अल्फा पार्टिकल टकराए हैं, और वो चीज एटम में हर जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि अधिकतर अल्फा पार्टिकल सीधे निकले हैं, यानी वो उस हैवी चीज से नहीं टकराए, क्योंकि वो हैवी चीज एटम में हर जगह मौजूद नहीं है। और ये जो अल्फा पार्टिकल हैं अनलकी, जो टकरा के मुड़े हैं, ये दरअसल उस हैवी चीज से टकरा गए हैं जो एटम के अंदर मौजूद है, लेकिन वो हर जगह नहीं है। लेकिन कुछ पार्टिकल तो बहुत ज्यादा ही मुड़ रहे हैं, जैसे पता नहीं वो किस चीज से टकरा गया, जबकि हमें नहीं पता एटम के अंदर ऐसी क्या चीज है जिससे टक्कर होकर ये पार्टिकल वापस मुड़ेंगे, और कुछ तो बिल्कुल ही सीधे वापस आ गए। संख्या उतनी ही कम होती जा रही है, सीधे वालों की ज्यादा, जो कम मुड़े हैं वो कम है, इनसे भी कम ये है, सबसे कम ये है। अब अगर इस तरीके से हम एटम को समझें, इस मॉडल से, यानी इस एक्सपेरिमेंट से अगर हम कुछ समझें, तो समझने वाली बात ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस पॉजिटिव चार्ज को थॉमसन चारों तरफ फैला हुआ बता रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पॉजिटिव चार्ज एक जगह इकट्ठा है। अब वो पॉजिटिव चार्ज एक जगह इकट्ठा है, इस बात पर क्यों शक हो रहा है? क्योंकि पॉजिटिव चीज जब पॉजिटिव चीज से टकराएगी तो ही रिपल्सन से उसका पाथ मुड़ेगा, जैसे ये मुड़ रहा है। अल्फा पार्टिकल अंदर किसी पॉजिटिव चीज से टकराए हैं, और उस पॉजिटिव चीज से टकराने की वजह से ही इनका पाथ मुड़ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा। और अंदर जो पॉजिटिव चीज है वो अल्फा पार्टिकल से भी हैवी है। और ऐसा तभी हो सकता है जब सारा प्लस चार्ज चारों तरफ फैला ना हो, एक जगह इकट्ठा हो जाए, क्योंकि जो चीज चारों तरफ फैली होती है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। और अगर कोई चीज एक जगह इकट्ठी हो जाए तो ये चीज फिर इतनी हैवी हो सकती है कि ये अल्फा पार्टिकल्स को मोड़ दे। अब रदरफोर्ड का एक्सप्लेनेशन ये है कि 99% पार्टिकल सीधे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एटम का अधिकतर स्पेस खाली है, और ये पार्टिकल खाली स्पेस से गुजरे हैं। लेकिन जो भी पार्टिकल इस पॉजिटिव चीज के आसपास आया या इससे टकराया, पॉजिटिव चीज ने इसे रिपेल कर दिया, और जो चीज बिल्कुल सीधा सेंटर से टकरा गई है पॉजिटिव पार्ट के, वो बिल्कुल सीधी वापस आ गई है।
तो इससे ये साबित हुआ थॉमसन के मॉडल से, रदरफोर्ड के मॉडल से, कि पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ फैला नहीं हो सकता। अगर पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ फैला होता तो वो इतना हैवी नहीं होता कि इन पार्टिकल्स को मोड़ दे। जरूर पॉजिटिव चार्ज एक जगह इकट्ठा है और वो काफी हैवी है। अब ये पॉजिटिव चार्ज बहुत बड़ा नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा पार्टिकल मूव डिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं। अगर ज्यादा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते तो हम मानते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज काफी बड़ा होगा साइज में। कम पार्टिकल इसीलिए डिफ्लेक्ट हो रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव पार्ट का साइज इतना छोटा है कि कई बहुत कम पार्टिकल्स को ये चांस मिलता है कि वो जाकर टकरा जाए। यहां से एक नया मॉडल आया कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक जगह इकट्ठा है और उस चीज को कहते हैं न्यूक्लियस। और ये पॉजिटिव चार्ज इस वजह से है क्योंकि ये प्रोटॉन्स है जो एक साथ एक ही जगह पर इकट्ठे हैं और इन प्रोटॉन्स के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और ये जो न्यूक्लियस है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखती है। आ रही मेरी बात समझ में? यस सर। अब सुनो आगे, स्क्रीनशॉट लो इसका। अब सुनना, अब इस मॉडल में क्या कमी है देखते हैं। इस मॉडल की कमी को समझना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये एक आसान चीज है। वो ये कि देखिए अगर ये न्यूक्लियस है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन है, ये हैवी है, काफी डेंस है क्योंकि बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह इकट्ठा है और ये रिवॉल्व करते इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहे हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस पकड़ती है क्योंकि प्लस और माइनस चार्ज है और प्लस और माइनस चार्ज के बीच जो अट्रैक्शन होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है। एक तरीके से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है कुछ ऐसे, मगर इलेक्ट्रॉन खींच नहीं रहा। देखने वाली बात भी है, वो लगातार घूमता जा रहा है और अपनी स्पीड बनाए रखता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? सोचिए कि अगर मैं 40 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा हूं, मेरी गाड़ी है, मैं बाइक चला रहा हूं, मेरी बाइक के मीटर पे 40 लिखा आ रहा है, कांस्टेंट 40 की स्पीड से मैं मूव कर रहा हूं। अगर मैं 40 किलोमीटर की स्पीड से मूव कर रहा हूं, एक्सीलेटर दे रखा है मैंने, उसी समय मुझे कोई पीछे से पकड़ने लगे मेरी बाइक को, उसे रोकने की कोशिश करने लगे, कोई भी चीज, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी स्पीड 40 ही बनी रहे, तो मुझे खुद को एक्सेलरेट करके रखना पड़ेगा ऐसे हमेशा। यानी एक्सीलेटर को जब मैं 60-70 तक पहुंचाऊंगा तब मेरी गाड़ी 40 तक बनी रहेगी और ऐसे बनाए रखना पड़ेगा। तो अगर किसी चीज को, अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी ओर खींच रही है लेकिन इलेक्ट्रॉन खींच नहीं रहा बल्कि कंटिन्यूअसली मूव करता जा रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन खुद को गाड़ी की तरह एक्सेलरेट करता होगा और एक्सेलरेशन से एनर्जी खर्च होती है और अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस कर रहा है तो कभी ना कभी वो समय आएगा जब इलेक्ट्रॉन एक तरीके से थक जाएगा और आके न्यूक्लियस से टकरा जाएगा और ऐसे में एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म। और इस बात का रदरफोर्ड के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। यानी कुछ तो इस मॉडल में कमी है। अगर इलेक्ट्रॉन लगातार कंटिन्यूअसली घूम रहा है तो ये समझाया नहीं जा सकता कि वो एक्चुअली में कंटिन्यूअसली घूम कैसे रहा है। ये बात आई समझ में? यस। अब सुनो, अब यहां पे आया बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम।
स्क्रीनशॉट लो इसका। अब यहाँ से आया बोर्स मॉडल ऑफ एटम, ये बहुत लंबा टॉपिक है, सबसे लंबा, ये दोनों आधा चैप्टर है, अभी आधे से ज्यादा 3/4 पार्ट है। और इसमें बहुत न्यूमेरिकल होंगे। अब इस टॉपिक की हेडिंग को देखना, कठिन है यहाँ से चैप्टर, देखना ध्यान से, कभी सोचो ऐसे ही आ जाएगा समझ में, ये तो 9th क्लास जैसा था, आप देखना। ये मार्कर नहीं चल रहा ये वाला, अच्छा वो ही चल रहा है। टॉपिक है टुवर्ड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, यानी हम चलेंगे एटम के, नहीं नहीं ये नहीं है, ये तो आगे है, डेवलपमेंट लीडिंग टू दी बोर्स मॉडल ऑफ एटम, डेवलपमेंट लीडिंग टू दी बोर्स मॉडल ऑफ एटम। इसका मतलब, इस टॉपिक का मतलब ये नहीं है कि हम बोर्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ने जा रहे हैं, ये हेडिंग ये कह रही है कि कुछ चीजें जिनसे बोर्स मॉडल ऑफ एटम बना, यानी वो डेवलपमेंट साइंस में क्या डेवलपमेंट हुई जिनसे बोर्स मॉडल ऑफ एटम बना। अब अगर आपको बोर्स मॉडल ऑफ एटम को समझना है तो आपको समझना पड़ेगा लाइट को पहले, और इसी में ही लगेगा टाइम, इसमें 1-2 क्लासेस लग जाएंगे, 2 लगेंगे शायद। लाइट, लाइट क्या चीज होती है समझेंगे। अब देखिए, जो भी लाइट के बारे में मैं कहूंगा उसे मानना पड़ेगा, आप इसको देख नहीं सकते हैं ना, लाइट दिखती तो है मगर लाइट के अंदर क्या है वो नहीं दिखता, तो आप उसे इमेजिन नहीं कर पाएंगे, तो आपको वो याद रखना पड़ेगा, यहाँ नहीं कहीं भी, आपको वो याद ही रखना पड़ेगा। देखना क्या याद करना है, याद करना आसान है। देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट देता है, जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट देता है जैसे बल्ब, तो मेरे फेस पर कुछ तो आके गिरता है, हालांकि मैं उसे लाइट कहता हूं लेकिन वो है क्या, उसका एक करेक्ट नाम के अंदर क्या है, उसके कुछ तो मेरे फेस पर आकर गिरता है। तो माइकल फैराडे पहला साइंटिस्ट है जो इसका कुछ सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन देगा। माइकल फैराडे ने कहा कि दरअसल अगर आप बल्ब के इस टंगस्टन की बात करें, फिलामेंट की, तो ये भी एक मैटर है। फिलामेंट टंगस्टन से बना, और टंगस्टन एक एलिमेंट है, एलिमेंट एटम से बना होता है, और मैटर एटम से बना होता है, और एटम के अंदर होते हैं चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल मतलब जिन पे चार्ज हो, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यानी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो एटम के अंदर होते हैं चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। माइकल फैराडे का कहना है कि आप वायर से फिलामेंट को एनर्जी देते हैं, और ये एनर्जी एटम्स तक जाती है, एटम्स से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तक। हम मेनली इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, यानी इस एनर्जी के मिलने से ये एनर्जी मैटर से एटम, एटम से इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाती है, यानी अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाती है एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है कैसी भी, हीट की फॉर्म में या ऐसी इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करने लगता है। आप इसे वाइब्रेट बोल सकते हैं, एक्सेलरेट भी बोल सकते हैं,
ऑक्सीलेट भी बोल सकते हैं, तीनों वर्ड चल जाएंगे। वाइब्रेट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन तेजी से ऊपर नीचे भागने लगता है, ऐसे ऐसे हिलने लगता है क्योंकि उसे एनर्जी मिल जाती है। और एक्सेलरेट का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे हिल रहा होगा तो उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है लगातार। और ऑक्सीलेट का मतलब होता है अपनी जगह से आगे और पीछे जा रहा है। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है या एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कुछ तो कर रहा है इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता है ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, मान लो किसी भी डायरेक्शन में मान लो, तो इलेक्ट्रॉन जब ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है तो इलेक्ट्रॉन में से वेव निकलती है, इलेक्ट्रिक वेव। ये यही वेव तुम्हें बस इमेजिन करती है कि हाँ जी ये इलेक्ट्रिक वेव निकलती है। एक वेव निकलती है इलेक्ट्रिक और दूसरी मैग्नेटिक, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होती हैं, कुछ ऐसे इस फिगर में दिखेगा। एक है इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक। इन दोनों वेव, ये दोनों वेव जब एक साथ निकलती हैं तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यानी कि लाइट दरअसल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और ये कैसे दिखती है इसे देखना, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव होती कैसे हैं, ये मैं 3D फिगर सा बनाऊंगा कुछ, ये हमारी तरफ आ रहा है। ये दरअसल एक ऑब्जेक्ट है जो लाइट दे रहा है और लाइट हमारी तरफ बढ़ रही है, और वो कैसे बढ़ेगी देखना, ऐसे। मान लो कि ये इलेक्ट्रिक वेव है, इसके ऐसे निशान कर दो, ये सीधी है ना, ऊपर की तरफ है तो दिखेगी, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये इलेक्ट्रिक वेव है। और वहीं इसी के साथ साथ इस तरीके से नाइन्टी डिग्री पर एक दूसरी वेव निकलती है जिसे कहते हैं मैग्नेटिक। अब दिख रहा है इनका फिगर कैसे निकलती है। Yes, sir. इनकी डायरेक्शन होती है इस तरफ, ये लाइनें देख के आ जाएगा समझ में। तो इस शेप को समझना है, दरअसल इनके बीच 90 डिग्री का एंगल है। तो जब भी आपसे कोई पूछे तो आपको इतना याद, अगर आप ये जवाब देंगे तो क्लास में कोई ये नहीं मानेगा कि आपको नॉलेज नहीं है, सब कहेंगे बहुत बढ़िया है। हमेशा आपको ऐसे बोलना है। तो ये है लाइट जो मेरे फेस पर गिरती है, ये तो ये दरअसल इन दोनों को मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। सबसे पहले तो ये सेंटेंस ऐसे याद करना है, समझना। इस सेंटेंस को ऐसे याद करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब उसे एनर्जी दी जाती है तो उसके एटम तक एनर्जी पहुंचती है, एटम से इलेक्ट्रॉन तक, और जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन तक पहुंचती है तो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करने लगते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं तो उनमें से ये वेव्स निकलती हैं, इन्हीं वेव्स को लाइट बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आपको इसका आंसर क्या, जो इसकी डेफिनेशन बुक में लिखी है मैं वो लिख के देता हूं, पढ़ के देखना समझ में आती है कि नहीं। whenever a charge particle moves under acceleration, whenever a charge particle moves under acceleration, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल
एक्सेलरेट होता है, इट प्रोड्यूस एंड ट्रांसमिट अल्टरनेटिंग electric and magnetic waves perpendicular to each other and to direction of propagation of waves known as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखिए ये क्या चीज है, ये क्या कह रहा है, इस सेंटेंस को मैं समझा देता हूं। व्हेनेवर ए चार्ज पार्टिकल, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, ये एक्सेलरेट हो रहा है या वाइब्रेट हो रहा है या ऑसिलेट हो रहा है, तो वो बनाता है और भेजता है अल्टरनेटिंग, एक के बाद एक, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये दोनों वेव्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, साथ साथ ये जिस दिशा में बढ़ रही होती है उसके भी परपेंडिकुलर होती है। ऐसी वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। अब ये क्या है लास्ट में देखो, इसे अगर इसी फिगर में देखें तो वेव इस तरफ जा रही है, वहीं जो इलेक्ट्रिक वेव है वो ऐसे है, इसमें थोड़ी तिरछी दिख रही है ना, हालांकि ये ऐसे है यार, ये सिंपल। मान लीजिए वेव इस तरफ जा रही है, इलेक्ट्रिक वेव की दिशा ऊपर है ऐसे, मैग्नेटिक की दिशा पीछे है ऐसे ऐसे, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इसके और इसके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है। तो इलेक्ट्रिक वेव मैग्नेटिक वेव इनके बीच भी 90 डिग्री का एंगल होता है, और इलेक्ट्रिक वेव और डायरेक्शन जिस दिशा में ये जा रही है उनके बीच भी 90 डिग्री का एंगल होता है। 90 डिग्री को कहते हैं परपेंडिकुलर। ये मत भूलना कि लाइट वेव से बनी होती है। ठीक है, अब इसमें कुछ पूछना है तो बताओ, फिर आगे चलेंगे। नहीं सर। स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखिए, मगर समझने वाली बात ये है, बात तो बड़ी आसान है मगर फिर भी कुछ तो दिमाग में कम चढ़े गई। सर आप इसकी भी रिकॉर्डिंग दे देना। हाँ, रिकॉर्डिंग तो कर रहे हैं। अब देखिए, समझने वाली बात ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं, हमने ये पढ़ लिया है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो लाइट होती है। लाइट यानी लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये हमने पढ़ा है। मगर लाइट में होता क्या क्या है? लाइट में वायलेट कलर होता है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इवन यूवी रेज भी होती है और इंफ्रारेड भी। ये बड़ा आसान है समझना कि ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं, मगर जब ये सब मिल जाती है तो लाइट बनती है। लेकिन ये इंडिविजुअल भी हो सकती है, हो सकता है कोई लाइट मेरी तरफ बढ़ रही हो, वायलेट कलर हो, उसका व्हाइट ना हो। ये तो बात व्हाइट लाइट की चल रही है। अगर लाइट व्हाइट है तो वो इतनी चीजों से मिलकर बनी है। अब अगर कोई पूछे कि वायलेट लाइट क्या होती है, तो वायलेट लाइट कुछ नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो हमें वायलेट कलर में नजर आती हैं। कुछ वेव्स हमें इंडिगो, कुछ ब्लू, कुछ ग्रीन, कुछ येलो, कुछ ऑरेंज, कुछ रेड, और कुछ नजर ही नहीं आती। ये हमें सिर्फ फील होती है हीट की फॉर्म में। जब भी किसी ऑब्जेक्ट से हीट निकल रही होती है, इवन हमारी बॉडी में से भी जब हीट निकल रही होती है,
तो वो दिखती नहीं है, लेकिन दरअसल हमारी बॉडी से उस समय इंफ्रारेड निकल रहा होता है। समझना आपको ये है कि सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यही नहीं होती है, इसके अलावा माइक्रोवेव, रेडियो वेव, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे, ये सब की सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और इस पूरे डायग्राम को जब हम सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक साथ बना देते हैं तो फिगर को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो वर्ड आपको समझ में है ही कि ये क्यों लिखा गया है, क्योंकि दरअसल ये चीजें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव से बनी है। मगर जब वर्ड आए स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ रेडिएशन। तो ये पूरा वर्ड ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रुप ऑफ रेडिएशन, ग्रुप ऑफ रेडिएशन। तो ये तो इजी है टॉपिक। अब आगे जो टॉपिक है वो इससे बहुत टफ है, इस पे ध्यान लगाओ, रिकॉर्डिंग देखने से नहीं चलेगा इसमें काम, इन्हें हैंड टू हैंड समझना है। इनकी रिकॉर्डिंग कब तक देखते रहोगे, क्लास लोगे फिर रिकॉर्डिंग देखोगे, तो ये तो कुछ भी नहीं है। आगे तो देखना कैसे कैसे टॉपिक है, ये तो बहुत इजी है उस हिसाब से। हाँ तो अब ये ठीक है, चलो मुझे इतना तो पता चला। अच्छा, अगर मेरे से कोई अब आगे से पूछेगा कि किसी ऑब्जेक्ट में से यूवी रेज निकल रही है, अब सुनना मेरी बात, मुझसे कोई पूछता है कि किसी ऑब्जेक्ट में से यूवी रेज निकल रही है तो क्या निकल रहा है, मैं कहूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर किसी ऑब्जेक्ट में से एक्सरे निकल रही है, वही एक्सरे जो हम एक्सरे करवाने जा रहे हैं ये बोलते हैं, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में से एक्सरे निकल रहा है तो क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर किसी ऑब्जेक्ट में से गामा रे निकल रही है तो क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किसी ऑब्जेक्ट में से माइक्रोवेव निकल रही है तो क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मगर सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आंखों से नजर नहीं आती, सिर्फ इतना ही हिस्सा, ये 7 रंग ही हमें आंखों से नजर आते हैं। अब सवाल है कि सभी वेव्स आंखों से नजर क्यों नहीं आती, क्योंकि हमारी आंखें सभी वेव्स को देखने के लिए नहीं बनी है। लेकिन इनमें कुछ तो फर्क होगा कि ये नजर आती हैं और ये नजर नहीं आती हैं। हाँ फर्क है ना। अब देखना क्या फर्क है, इनमें फर्क है कैरेक्टरिस्टिक्स का। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इनमें फर्क है। ये वेव्स है और वेव्स की अलग अलग वेवलेंथ होती है, तो इन सभी की वेवलेंथ अलग अलग है। वेव्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, इन सभी की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। वेव्स की अलग अलग टाइम पीरियड होता है, तो हमें पहले समझना होगा कि वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है। एंड स्पीड। चलिए अब ये 5 चीजें हम पहले समझेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि इनमें फर्क क्या है। स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो जी, सबसे पहले वेवलेंथ। कभी भी आपको वेवलेंथ ना लिखना हो तो उसकी जगह ये लिख सकते हो, लैम्डा। लैम्डा का मतलब वेवलेंथ होता है, लैम्डा साइन है वेवलेंथ का। ये साइन भूलना नहीं है क्योंकि ये पहला सिंबल आया है और ये न्यूमेरिकल्स में आएगा। लेट सपोज एक वेव बनाते हैं, सीधा सिंपल फिगर। तो वेवलेंथ क्या चीज होती है, ये दरअसल पहले ये सीखेंगे कि ऑसिलेशन किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये वेव यहां से स्टार्ट हुई है, यहां से देखना ध्यान से,
तो अगर मैं यहां से यहां तक चलूं तो ये एक ऑसिलेशन होता है, या आप इसे यहां से स्टार्ट मान लीजिए। अगर मैं यहां से चलूंगा तो यहां तक, ये पूरा एक ऑसिलेशन है, और इस पूरे एक ऑसिलेशन की लेंथ को लैम्डा कहते हैं। ये लेंथ इतनी है, यानी एक ऑसिलेशन कितनी डिस्टेंस में बन रहा है, वो वेवलेंथ है। डिस्टेंस कवर्ड बाय वन कंप्लीट ऑसिलेशन। अब इसमें एक चीज समझना, वेवलेंथ यानी लैम्डा इज मेजर्ड इन मीटर। वेवलेंथ को मीटर में नापा जाता है, मगर अक्सर न्यूमेरिकल्स में जो वेवलेंथ दी होती है वो नैनोमीटर में भी दी होती है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में। पिकोमीटर में भी दी होती है, सेंटीमीटर में भी दी होती है, माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉम, ये बस 5 ही याद करने हैं। अगर लेंथ नैनोमीटर में दी है तो ये समझ लीजिए कि नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर होता है, पिकोमीटर 10 की पावर -12 मीटर होता है, याद रखना, इसे उस समय यूज करेंगे। सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर होता है, माइक्रोमीटर 10 की पावर -6 मीटर होता है, एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर होता है, इसे याद रखना। अब सुनिए, तो वेवलेंथ का यूज कैसे करना है। जब भी आपको कोई वेव ऐसी नजर आए और आपको दिख रहा है इसमें लेंथ ज्यादा है, तो आप कहेंगे ये हाई वेवलेंथ की वेव है। और अगर आपको कोई वेव ऐसी नजर आती है लाइक दिस, तो ये लो वेवलेंथ है, इसमें लेंथ कम है ऑसिलेशन की, ये यहीं से लेंगे ना ऑसिलेशन, लो वेवलेंथ। तो जब मैं कहूं इसे पहचानना है हाई वेवलेंथ और लो वेवलेंथ को, यानी कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जो हाई वेवलेंथ होती हैं और कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जो लो वेवलेंथ होती है। अब अगर इलेक्ट्रॉन स्लो वाइब्रेट करेगा, देखो स्लो वाइब्रेट करेगा तो जो वेवलेंथ है वो लंबी बनती है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे वाइब्रेट करने लगे तो वेवलेंथ तेजी से बनेगी, ऐसे 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 वेव। जितनी तेज वेवलेंथ बनेगी, वेव प्रोड्यूस होंगी, वेवलेंथ उतनी छोटी होगी। ये याद रखना, ये फास्ट वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होंगी जब इलेक्ट्रॉन तेज वाइब्रेट करेगा, और ये स्लो। स्क्रीनशॉट लो इसका। अब जल्दी समझना, 10 मिनट में से खत्म कर लेना। अब एक चीज है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन प्रोड्यूस इन ईच सेकेंड। हर सेकेंड कितने ऑसिलेशन बन रहे हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन प्रोड्यूस इन ईच सेकेंड, हर सेकेंड कितने ऑसिलेशन बन रहे हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि ये एक वेव यहां से लेके यहां तक 1 सेकेंड में बनी है, मतलब यहां से लेके यहां तक चली है वेव 1 सेकेंड में। तो ऐसे ले लीजिए इसे। अगर मैं 1 सेकेंड में गिन लूं कि कितनी वेव बनी है, तो देखना, एक ऑसिलेशन, 2, 3, 3.5, और यहाँ ऊपर ले लो तो 4 ही बन गए पूरे। अगर ये 1 सेकेंड में हुआ है तो
यानी यहां से निकली और 1 सेकंड लगा यहां तक पहुंचने में, तो 1 सेकंड के अंदर 4 ऑसिलेशन बने। इसमें किसी में ज्यादा भी बनते होंगे, कम, यहाँ 4 ऑसिलेशन है, तो 1 सेकंड के अंदर 4 ऑसिलेशन बने, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 4 ऑसिलेशन पर सेकंड। मगर ऑसिलेशन लिखना लोगों ने बंद कर दिया, सीधा लिखा होता है 4 पर सेकंड, और 1/s को ऐसे लिख सकते हैं 4 पर सेकंड। 4 पर सेकंड का मतलब है 4 ऑसिलेशन 1 सेकंड में। 5 पर सेकंड का मतलब है 5 ऑसिलेशन 1 सेकंड में। तो आपको ये देखना है कि अगर मैं 2 वेव बनाता हूं, एक ऊपर एक नीचे, तो आपको बस ये जस्ट ये देखना है कि किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी। अब अगर एक वेव ऐसे है तो यहां जाहिर सी बात है वेवलेंथ ज्यादा है मगर साइकिल कम है, और साइकिल्स कम है यानी ऑसिलेशन कम है तो फ्रीक्वेंसी कम है। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का उल्टा रिलेशन है, वेवलेंथ अगर ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम। वहीं अगर मैं नीचे देखूं, अगर मैं इसे ऐसे बनाऊं तो इसमें वेवलेंथ कम है, लो वेवलेंथ, मगर साइकिल्स ज्यादा है। तो अगर वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। लो वेवलेंथ हाई फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, टाइम पीरियड पे चलेंगे। अब इसे ध्यान से देखना, यहां से हमें 2 फॉर्मूले बनाने हैं। अब जैसे ये टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड का मतलब होता है कि टाइम टेकन बाय ए वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन बनने में कितना टाइम लगा। अब जैसे ये एक वेव है, अब इस वेव में ये एक ऑसिलेशन है, कहीं पे भी ले लो, यहां ले लो या यहां से आगे लो। अब ये वेव यहां से चली और यहां तक आई तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। अब इस एक ऑसिलेशन को बनने में, कंप्लीट होने में जो टाइम लगा वो टाइम पीरियड है। अब ये निकलता कैसे है देखना। मान लो फ्रीक्वेंसी 5 पर सेकंड है, ये फ्रीक्वेंसी है, ध्यान देना, टाइम पीरियड नहीं, ये फ्रीक्वेंसी है, इसकी यूनिटी बता रही है पर सेकंड। मान लो फ्रीक्वेंसी 5 पर सेकंड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया 5 ऑसिलेशन बन रहे हैं इन 1 सेकंड। तो एक ऑसिलेशन बनेगा इन 1/5 सेकंड। तो ये तो टाइम पीरियड हो गया, एक ऑसिलेशन को बनने में लगा टाइम, एक ऑसिलेशन को बनने में लगा टाइम। तो 1 बाय फ्रीक्वेंसी, ये 5 क्या थी फ्रीक्वेंसी, तो 1 बाय फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी को 1 को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दो तो टाइम पीरियड निकल जाता है, ये फॉर्मूला बन जा रहा है। T इक्वल टू 1 बाय न्यू, ये फ्रीक्वेंसी का साइन है, इसे न्यू बोलते हैं, NU, ये 9th में आता है NU, T इक्वल टू 1 बाय न्यू। अब सुनिए, स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होती है, मगर लाइट की जो स्पीड होती है वो फिक्स होती है। लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मगर मैं इसका एक फॉर्मूला बना सकता हूं। ये क्या है, वेवलेंथ,
और वेवलेंथ क्या होती है? डिस्टेंस। तो अगर मैं डिस्टेंस की जगह वेवलेंथ लिख लूं तो इस डिस्टेंस को चलने में जो टाइम लगा है वो टाइम पीरियड होगा। एक ऑसिलेशन की डिस्टेंस है ये, एक ऑसिलेशन की डिस्टेंस कहलाती है लैम्डा और एक ऑसिलेशन का टाइम कहलाता है टाइम पीरियड। तो अगर डिस्टेंस लैम्डा है तो लैम्डा डिस्टेंस को चलने में जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड होगा टी। तो अगर मैं, और ये जो है 3 × 10⁸ इसे लिखते हैं सी, सी फिक्स है सिंबल सी। तो सी इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई 1/t या लैम्डा/t, और 1/t क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो आप स्पीड जो होती है लाइट की वो वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है। ये आया समझ में? यस सर। ठीक, अब इतना पढ़ लेना और या तो इसकी वीडियो देख लो फिर दोबारा से, फिर आना पहले इसे समझ के, ठीक है ढंग से सर, देख भेज के देना समझ। आप। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।